हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है। आज हमारा रीजनिंग का 11th सेशन है एंड इसमें हमारी जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस। लास्ट 3 लेक्चर्स में आप देख रहे होंगे हम इसी तरह के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जैसे पहले हमने सिलोगिज्म से स्टार्ट किया, फिर हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे गए, फिर आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ये तीनों को सीक्वेंस में लेने का रीजन ये है कि ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से। अगर आपको एक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नेक्स्ट में भी कॉन्सेप्चुअल लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है सिलोगिज्म में हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम, सम नॉट ऐसे सब के वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स ओनली। तो वैसे ही हमने कल के क्लास में वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से बनाया था स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, जहां मैंने आपको ये बताया था कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो भी फैक्ट है उसको एज इट इज अज्यूम करेंगे जो दिया हुआ है, चाहे वो फैक्ट गलत ही क्यों ना हो। आप दोनों क्लास जाके देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस में भी आ रहे हैं। अब आपको पता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स क्या होते हैं। अब आते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस में, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा लक्ष्य अकेडमी का ऐप, टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन लिंक, जैसा कि आप सब जानते हैं, सब आपके कन्वीनियंट के लिए है। आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली लक्ष्य अकेडमी ने अभी कोर्स लॉन्च किया है फॉर BPSC TRE के लिए, जिसका अभी MRP है सिर्फ 999। आप कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जहाँ आप हमें कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस होता क्या है। स्टेटमेंट तो आप समझ गए, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स को अब जब जोड़ के बनाते हैं तो वो एक स्टेटमेंट में फॉर्म हो जाता है। अजम्पशन क्या है। अजम्पशंस बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस है या मतलब एक ऐसा सेंटेंस है जिसके बारे में आपको पता तो है बट आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, ठीक है। आप हिंदी में जैसे आप उसको बोल सकते हैं तो आप अनुमान लगाना कह सकते हैं। अनुमान लगाते हैं, हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अज्यूम करना कोई भी चीज को विच इज नॉट बेस्ड ऑन अ वैलिड प्रूफ। जब आपके पास कोई चीज का प्रूफ हो जाता है तो आप श्योर हो जाते हैं कि वो चीज क्लियर है, यू हैव अ डेफिनेट आंसर टू इट। बट जब आपके पास कोई चीज के बारे में प्रूफ नहीं है तो आप कोई चीज को अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अजम्पशन वही है, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चंस कैसे होता है इस स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस में। क्या होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस में बेसिकली, तो देखिए आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट, उसी के बेसिस पे आपको कंक्लूजन्स दिए जाते हैं A1। और कंक्लूजन्स कैसे होते हैं, 1 और मोर, ठीक है। सॉरी, अजम्पशंस दिए जाते हैं, कंक्लूजन्स नहीं। अजम्पशंस होते हैं जो कि होते हैं 1 और मोर, ठीक है। 1 एंड मोर अजम्पशंस होते हैं। और इन दोनों अजम्पशंस में आपको डिसाइड करना, एक या एक से ज्यादा अजम्पशन होते हैं और आपको इन अजम्पशंस में डिसाइड करना होता है कि वेदर दीज अजम्पशंस आर ट्रू और नॉट, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि अजम्पशंस ट्रू और नॉट होते हैं या नहीं। पैटर्न ऐसा ही है जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स दिए रहते थे, वैसे यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस दिए रहते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट आता है इसमें 2 वर्ड्स, दैट इज इम्प्लिसिट। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। पहला तो हमारा ये हो गया। अब हम इसमें आते हैं 2 वर्ड्स जिसपे हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। आप इस टॉपिक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्प्लिसिट हो गया जो डायरेक्टली कहा गया है, जो डायरेक्टली कहा नहीं गया है, इम्प्लाई कर रहे हैं। और एक्सप्लिसिट हो गया जो डायरेक्टली कहा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, जब भी कुछ भी चीज इम्प्लिसिट होगी तो वो ट्रू होगा और कोई भी चीज अगर एक्सप्लिसिट होगी तो वो फॉल्स होगा। आप इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए लेक्चर में, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट जहां भी होगा, इम्प्लिसिट अजम्पशंस जहां भी दिए जाएंगे वो ट्रू होंगे और जहां एक्सप्लिसिट अजम्पशंस होंगे वो फॉल्स होंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये जो चीज है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल इरेज एंड प्रोसीड विद फर्दर थिंग्स।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया हो। इम्प्लिसिट जहां वो सजेस्ट हुआ, एक्सप्लिसिट जो वो डायरेक्टली बोला गया हो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, कुछ टॉपिक पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ 7 पॉइंट्स है जो मैं आपको डिक्टेट 6-7 पॉइंट्स है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे और मैं आपको डिक्टेट कर दे रही हूँ। आई होप ये आप लिख लिए हैं, नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। की पॉइंट्स आप अपने बुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ डिक्टेट कर रही हूँ बट आप समझाने के पर्पज से, बट आप इसको पेन डाउन कर लीजिए। चलिए, पहला तो हमारे को ये माना जाता है जो भी हमारा अजम्पशन होगा, ठीक है, जो भी अजम्पशन होगा, यहाँ ए मेरा अजम्पशन से स्पेस कम है इसलिए मैं इसको इसी में फोकस कर रही हूँ, वो हमेशा इनडेफिनेट होगा एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमारा जो भी अजम्पशन होगा वो इनडेफिनेट होगा और पॉजिटिव होगा। इनडेफिनेट मतलब जिसके बारे में वो जो डेफिनेट नहीं हो, जो कंफर्म नहीं हो। डेफिनेट कंक्लूजन्स एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन्स हमने पढ़ा था सिलोगिज्म्स और कंक्लूजन्स के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के चैप्टर में। तो अब यहाँ भी देख सकते हैं अजम्पशंस का एक क्राइटेरिया ये है कि वो इनडेफिनेट होगा और पॉजिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है, जो भी अजम्पशंस या तो एडवर्टीजमेंट, अपील, ये सब के बारे में बात कर रहा है। कोई भी अजम्पशन जो हमारा एडवर्टीजमेंट, अपील, इन सब से रिलेटेड के बारे में बात कर रहा है तो वो हमारा इम्प्लिसिट होगा। दैट विल बी इम्प्लिसिट, दैट इज ट्रू। ठीक है, वो अजम्पशन हमारा ट्रू होगा। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कोई भी अजम्पशन जो सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कोई भी अजम्पशन जो सोशल वेलफेयर या गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है, वो भी क्या होगा हमारा इम्प्लिसिट। चलिए ये तो 3 पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसे समझाती हूँ केस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, पहला तो ये इनडेफिनेट और पॉजिटिव होगा, आप मान लीजिए। अब देखिए दूसरा, एडवर्टीजमेंट एंड अपील्स जो भी होते हैं इस फॉर्म में, तो आप समझ लीजिए कि वो इम्प्लिसिट क्यों होगा, क्योंकि आपके लिए जो भी एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं या कोई भी अपील्स आती है या कुछ भी सोशल वेलफेयर या गवर्नमेंट पॉलिसीज निकलती है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो आपके बेनिफिट के लिए है एंड वो पॉजिटिव ही है। जो बनाने वाला है वो उसको पॉजिटिव लेके ही पुट डाउन करता है लोगों के सामने। तो इस चीज को अज्यूम किया जाता है कि जो भी पॉलिसीज हैं, अपील्स हैं, कुछ भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है, जो भी कंपनी होती है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइज करती है कि नहीं वो चीज कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट हो। तो एक ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों ने ये 3 पॉइंट लिख लिया हो। नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है इस बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अजम्पशन जो फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में बात करता है, वो हमेशा एक्सप्लिसिट होता है क्योंकि वो हमारा इनडेफिनेट में भी आ जाता है। जो भी अजम्पशन फ्यूचर और पास्ट के बारे में बात करता है वो एक्सप्लिसिट होता है, विच इज फॉल्स। ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट अब बताइए, कोई भी अजम्पशंस अगर हमारा सजेशंस दे रहा है, रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो वो भी हमारा एक्सप्लिसिट होगा, विच विल बी फॉल्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का चीज। आप नोट डाउन करते जाइए। स्पेस कम है तो मैं यहाँ की पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दी हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी कंपैरिजन है,
वो हमेशा इसमें गलत माना जाता है, आप कभी कंपेयर नहीं करेंगे। और एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो आपने इसमें कुछ पॉइंट्स आपने देखा जहां हमने बात किया गवर्नमेंट पॉलिसीज की। पहला पॉइंट तो था कि अजम्पशंस इंडेफिनिट और पॉजिटिव होगा, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज और अपील्स के बारे, एडवर्टीजमेंट एंड अपील्स के बारे में देखा कि वो इम्प्लिसिट होता है, ऐसा भी कोई अजम्पशन जो एडवर्टीजमेंट या अपील से रिलेटेड होता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो पॉजिटिव है, दैट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में हमने बात किया तो वो भी हमारा ट्रू माना जाता है। फिर फ्यूचर एंड पास्ट अजम्पशंस एक्सप्लिसिट्स वाले फॉल्स होते हैं, सजेशंस एंड रिक्वेस्ट वाले भी फॉल्स होते हैं, एंड ये हमारा होता है कंपैरिजन वाले। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए, एक छोटी सी बात आप यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं, जहाँ पे कोई भी वर्ड्स आ जाए, ठीक है, जैसा कि एवरी, नन, ओनली, तो वो वाले जो assumptions होते हैं will always be explicit, that will be always be false। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। words like only, no, none, ठीक है, every, ऐसे जितने भी होते हैं ये हमेशा explicit होते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इजी होगा। कुछ पॉइंटर्स आप ऐसे अपने पॉइंट पे आप वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको इजी रहेगा, हेल्प आउट करेगा। फाइन, चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। इसे आप क्वेश्चन से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, one statement is given followed by two assumptions 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if it seems to be at variance from the commonly known facts. अब आप ये लाइन पढ़िए, कल भी हमारा ये लाइन सेम था, आज भी हमारा ये लाइन सेम है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन में। फैक्ट्स चाहे गलत ही क्यों ना हो, बट आपको उसे सही मानना है अगर वो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। You are to decide which of the given assumptions can definitely be drawn from the given statements. Indicate your answers. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। Statement, good news for all. Vikalp is available and every passengers will get reserved seats. Waiting status will be omitted from reservation chart quoted by Railway Ministry. The spokesperson of the railways has said if confirmed seat is not available in desired train, option for confirmed seat in other train will be given at the time of reservation। ठीक है, सभी के लिए अच्छी खबर है कि विकल्प उपलब्ध है और हमारे यहाँ यात्री को आरक्षित सीटें मिलेंगी। रेलवे मंत्रालय द्वारा उद्धृत आरक्षण चार्ट में वेटिंग स्टेट को हटा दिया गया है, आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके assumptions देखते हैं। Which of the following can be assumed, ठीक है। Fares of reserved seats will be increased by the railway department, ठीक है। Commuters would have faced issues regarding confirmed seats. There will be an increase in the numbers of persons traveling through railway, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ लिखा है कि विकल्प इज अवेलेबल एंड एवरी पैसेंजर विल गेट रिजर्व सीट्स, ठीक है। विकल्प है तो सारे पैसेंजर्स को रिजर्व सीट्स मिलेगा। वेटिंग स्टेटस विल बी ओमिटेड फ्रॉम द रिजर्वेशन चार्ट, ठीक है। रिजर्वेशन चार्ट से वेटिंग स्टेटस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट रेलवे मिनिस्ट्री बोल रहा है। द स्पोकपर्सन ऑफ द रेलवे हैज सेड इफ कंफर्म सीट इज नॉट अवेलेबल इन द डिजायर्ड ट्रेन, ऑप्शन फॉर कंफर्म सीट इन अनदर ट्रेन विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ जब पढ़ रहे हैं और आप यहाँ कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, फेयर्स ऑफ रिजर्व सीट्स विल बी इंक्रीज बाय द रेलवे डिपार्टमेंट। यहाँ हमारे पास जो लिखा है स्टेटमेंट, उसमें कहीं फेयर्स का तो बात नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ट्रैवलर्स हैं, कम्यूटर्स वुड हैव फेस्ड इश्यूज रिगार्डिंग कंफर्म सीट्स इन रेलवे, ये भी हमारे को नहीं दिया गया। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग थ्रू रेलवेज, ठीक है। ये 3 पॉइंट और जो स्टेटमेंट में दिया गया आप देख सकते हैं, इनमें कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है। इसमें जो बात किया गया है वो विकल्प के बारे में बात किया है कि रिजर्वेशन स्टेटस, वेटिंग स्टेटस ओमिटेड हो जाएगा। स्पोक्स पर्सन जो है वो ये बोले हैं कि कंफर्म सीट अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे ट्रेन में रिजर्वेशन कर सकते हैं, बट इन चारों फैक्टर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखिए, आप अज्यूम चीजों को जो भी एलिमेंट्स है उसको भी रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
The M Cooperative Housing Society has put up a notice at its gates that the sale persons are not allowed inside the society. Assumption: all the sales people will stay away from the M Cooperative Housing Society. Assumption 2: the security guard posted at the gate may be able to spot these sales from entering the society. ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ दिखा रहा है जो एम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने अपने गेट पे नोटिस लगाया कि सेल्स पर्सन्स आर नॉट अलाउड। तो इसमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऑल दी सेल्स पीपल विल स्टे अवे फ्रॉम दी एम कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जब लिख ही दिया है नॉट अलाउड तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगे सोसाइटी के पास, जब आना मना है तो अंदर तो नहीं आएंगे। और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उन लोगों को स्टॉप कर देगा अंदर आने से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ के स्टेटमेंट से ये दोनों अजम्पशंस हमारा सही है, ट्रू दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो गया बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट है। ठीक है, यहाँ देखिए सेल्स पर्सन नॉट अलाउड इनसाइड, तो यहाँ पे सीधा सा बात है कि ऑल दी सेल्स पर्सन, वो एडवर्टीजमेंट्स आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितने सेल्स पर्सन है वो सोसाइटी से थोड़े बाहर ही रहेंगे। ठीक है, एंड द सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड जो है वो उन लोगों को रोकने के लिए ही है कि वो अंदर ना आ जाए। नेक्स्ट, a government advertisement in public interest for a child's better mental health, admit him her to school only after 5 years of age। गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में ये लिखता है कि चाइल्ड के बेटर मेंटल हेल्थ के लिए उसको आप 5 साल के बाद ही स्कूल में दाखिला कराइए। चलिए, assumptions: a child cannot learn before he she turns 5। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है लिखा हुआ कि चाइल्ड 5 साल से पहले नहीं लर्न कर सकता, ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है। तो हमारा ये assumption गलत होता है। Some school authorities where admit children who are below 5 years of age। Some school authority, कोई बच्चा 5 वर्ष की आयु से पहले नहीं सीख, कुछ स्कूल अधिकारी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दाखिला दे रहे हैं। यस, ये हो सकता है। इस स्टेटमेंट से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं, कुछ स्कूल्स जो अथॉरिटीज हैं वो स्टूडेंट्स को 5 साल के नीचे से भी एडमिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अज्यूम आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें यहाँ गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है कि आप 5 साल के बाद करिए, 5 साल से पहले नहीं। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट इसीलिए निकला होगा कि कुछ स्कूल अथॉरिटीज कर रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट, मोहन टेल्स नीता लेट्स मीट ओवर लंच टुमारो। मोहन नीता को बोलता है कि कल हम खाने में, दोपहर के खाने में मिलते हैं। लंच टाइमिंग्स आर नोन टू बोथ आर अवेयर ऑफ द वेन्यू फॉर द लंच। ठीक है, इससे आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये बोला है कि लोग पहले से ही लंच टाइमिंग डिसाइड कर लिया एंड बोथ आर अवेयर ऑफ द वेन्यू ऑफ द लंच, तभी वो उसको बोल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, The movie is a super duper hit and has broken all the records। जो मूवी है वो super duper hit and broken all the records। Assumption: there is an authentic creation to judge a hit or a flop। ठीक है, the performance of earlier movies is known। अब आप देखिए ये super duper hit है एंड सारा रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुके हैं। अब हमें पता कब चलता है कि कोई मूवी अपना रिकॉर्ड्स ब्रेक की है, कि जब आपको पहले मूवी के बारे में पता है। तो इससे तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा ये assumption ट्रू है। ठीक है, एक ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप assumptions ये देख सकते हैं, there is an authentic creation to criteria to judge a hit or a flop। ठीक है, क्राइटेरिया तो मूवीज को जज करने का होता है कि वो हिट हो रहा है कि फ्लॉप हो रहा है, बट यहाँ पे कहीं लिखा है उस क्राइटेरिया के बारे में कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ बोला गया है कि मूवी हिट हो रही है, फ्लॉप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, instead of burning the leaves, bury them in a compost pits by which it gets converted to natural manure, making it beneficial for the soil। A notice issued in the public interest environment। एक नोटिस इशूड हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट एनवायरमेंट में ये बोलते हुए कि लीव्स को जलाने के बजाय आप उसको कंपोस्ट पिट में गाड़ते जाइए कि वो अच्छा खाद बनते जाएगा। ठीक है, इसका assumptions क्या दिया, whenever leaves are burnt in open, the air gets laden with the tiny particulates matter which raises air pollution to alarming levels, which causes severe respiratory disorders and eye infection to those exposed to it। Benefits gained from the ashes of leaves burnt are not much as the benefits gained from the natural manure obtained from the leaves by burning it।
ठीक है, अब आप यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट जो है यहाँ, इंस्टेड ऑफ बर्निंग द लीव्स बरी देम इन द कंपोस्ट पिट्स बाय विच इट गेट्स कन्वर्टेड टू नेचुरल मैन्योर। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। एंड ऑप्शंस, तो इसमें हम ये चीज देख सकते हैं, whenever leaves are burnt in the open, the air gets laden with any particular matter which raises pollution। यहाँ pollution के बारे में बात हो रहा है, बट ऐसा वहाँ पे सिर्फ बात हो रहा है instead of burning the leaves, bury them in the compost by which ये कन्वर्ट होके जो नेचुरल मैन्योर है वो उसके बेनिफिशियल है सॉइल के लिए। वहीं यहाँ पे भी इसका बेनिफिट्स के बारे में बात हो रहा है, दैट इज बेनिफिट गेन फ्रॉम द एशेज ऑफ द लीव्स बर्न्ड आर नॉट एज मच एज द बेनिफिट्स गेन फ्रॉम द नेचुरल मैन्योर। इस अजम्पशन, ये जो स्टेटमेंट है इसके फैक्ट्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी बात हो रहा है वो पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं हो रहा है, बट बेनिफिट्स के बारे में हो रहा है। दोनों के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ कॉमन जा रहे हैं। एक पॉइंट पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अजम्पशन 2 अभी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, अब ऊपर वाले में देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेटमेंट्स में जो फैक्ट्स हैं हमें उसी में स्टिक होना है, ऐसा कोई ऐसा फैक्ट यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड हमें दिख नहीं रहा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा इस अजम्पशन 2 इज राइट, दैट इज ऑप्शन बी। Next statement, the largest computer manufacturing company slashed the prices of the most of the desktop model by 15% with immediate effect। ठीक है, हमारा ये बोल रहा है कि जो भी कंप्यूटर्स की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने अपना प्राइस नीचे गिरा दिया है डेस्कटॉप मॉडल का 15% से। तो assumption 1 क्या है, द कंपनी में incur heavy losses due to reduction in the price of the desktop। The sales of the desktop manufactured by the company increases substantially in the near future। ठीक है, यहाँ पे बात है लार्जेस्ट कंप्यूटर, क्वेश्चन है ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है कि मॉडल्स बाय 15% इन दी इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्लैश द प्राइसेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप। तब जब ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यहाँ लॉसेस, कंपनी के लॉसेस का चांसेस इनकर करने का कम है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये लॉस नहीं इनकर करेगी। ठीक है, अब देख सकते हैं ये कंपनी जो है सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी है जो कि डेस्कटॉप मॉडल्स को निर्माण करती है। तो आप यहाँ देखिए, तो ये आप मान सकते हैं कि जब वो बड़े डेस्कटॉप मॉडल्स का निर्माण करती है तो जब कंपनी ही बड़ी है तो लॉस उसके लिए सफ़र करना एक पॉसिबिलिटी नहीं है, एज जो कि हमारा स्टेटमेंट के फैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, द सेल्स ऑफ द डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, the sales of the desktop manufactured by the company increases substantially। अब बहुत बड़ी कंपनी है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसका ब्रांडिंग बहुत अच्छा है। जब कंपनी अपना प्राइस ड्रॉप आउट कर देगी और ब्रांड उसका खुद ही बहुत अच्छा है, वो कंपनी खुद में बहुत नामी कंपनी है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, उसका नियर मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, सेल्स उसका बढ़ ही जाएगा, उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो इसका क्या हो गया, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, आपको बस स्टेटमेंट्स जो भी आपका यहाँ पे कथन दिया रहता है, जो भी आपका स्टेटमेंट दिया रहता है उसी पे आपको फोकस करना है, उसी में आपको देखना है, आपको रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, जो भी वर्ड्स है उसी पे फोकस लेना, उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, सिर्फ उसी तक में ही सीमित रहना है। जो लिखा है चाहे वो फैक्ट गलत ही क्यों ना हो, उसी फैक्ट में आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड न्यू समर स्केड्यूल्स इन विच मोर नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन ट्रंक रूट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कॉर्पोरेशन ने नए ग्रीष्मकालीन शेड्यूल की घोषणा की है जिसमें ट्रंक रूट से अधिक संख्या से उड़ान शुरू की गई है ना। अब इसका अजम्पशंस में देखिए, मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स मे ट्रैवल बाय दिस एयरलाइन कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग समर मंथ्स इन ट्रंक रूट्स।
अदर एयरलाइन कंपनीज में ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन ऑल सेक्टर्स। अब आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी है, जो बता रहा है कि जो सबसे बड़ी एयरलाइन की कॉरपोरेशन कंपनी है, उन्होंने यहाँ अनाउंस किया है, किया है कि गर्मियों के शेड्यूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है ट्रंक रूट्स में इंट्रोड्यूस कर गई है। तो इससे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स मे ट्रैवल बाय दिस एयरलाइन कॉरपोरेशन ड्यूरिंग समर मंथ। ये हम देखिए, एक मिनट, ट्रंक रूट में गर्मियों के महीने के दौरान इस एयरलाइन कॉरपोरेशन द्वारा अधिक संख्या में यात्रा कर सकते हैं। अन्य एयरलाइन कंपनियां भी इस सभी क्षेत्रों में उड़ान की संख्या बढ़ा सकती हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोनों हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? ओनली 1, 2, आइदर, नाइदर। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ देखिए ये चीज हमें दिख रहा है कि हाँ, इसका जब एयरलाइन का रूट बढ़ेगा तो ज्यादा लोग इसमें ट्रैवल करेंगे, पैसेंजर्स बढ़ेंगे डेफिनेटली। हमें पता है कि अगर वो एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने रूट्स को, अपने रास्तों को बढ़ा रहा है चलाने के लिए, तो पैसेंजर्स, एयरलाइंस बढ़ेंगे तो उसमें जो यात्री हैं वो भी आएंगे और वो भी ज्यादा फैसिलिटी अवेल करेंगे क्योंकि कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये तो हमारा अजम्पशन सही दिख रहा है। अदर एयरलाइन कंपनीज में ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन ऑल सेक्टर, बट अदर एयरलाइन के बारे में तो यहाँ हमें नहीं बता रहा है, यहाँ हमें एक ही डोमेस्टिक एयरलाइन कॉरपोरेशन के बारे में बता रहा है और कंपनीज के बारे में तो नहीं बता रहा है। तो हमारा अजम्पशन 2 यहाँ गलत है। तो हमारा आंसर हुआ ओनली assumption 1 is implicit। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस इन गिवन बिलो। ये आपका स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए फिर हम इसके आंसर्स को देखेंगे। इस डायरेक्शंस के 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप यहाँ डायरेक्शन देख सकते हैं। सम प्रेफरेंसेस इन इंडिया आर बेस्ड ऑन पैट्रियार्कल कस्टम। ये बता रहा है कि कुछ जो प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस हैं इंडिया के, वो पुराने रीति रिवाजों के बेसिस पे है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड दी पार्टी लाइन फ्रॉम फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस वेयर द इनहेरिटेंस इज obtained through the common male ancestors and the son inherited more than the daughters। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो भी हैं, जो भी इनहेरिटेंस है, वो कहाँ से आता है इंडिया में। कॉमनली हम ये मानते हैं कि जो भी है वो पुरुषों के हिसाब से और उनके बेटों के हिसाब से, पुरुषों जो भी फादर होते हैं, जो भी फादर होते हैं, वो फर्दर अपने बेटे को इनहेरिटेंस में सब कुछ देते हैं, ना कि डॉटर्स को। Among the Hindus, it is largely believed that only a son can light the funeral play and offer prayers to the ancestors। ये माना जाता है हिंदूज में कि किसी का भी देहांत जब हमारे घर में होता है तो सारे रीति रिवाज बेटा ही कर सकता है, ना कि बेटी। That the son remains the part of the family whereas daughter becomes a part of another family, that the kanyadan, giving away of a daughter in marriage, is a necessary spiritual obligation and that only a son can provide old age security। तो इसमें क्या बोला गया, आप देख सकते हैं कि पहला बात क्या किया गया यहाँ पे कि पैट्रियार्कल कस्टम, पुराने रीति रिवाजों के बेसिस पे आज भी यहाँ मान्यता है कि एक पुरुष ही घर में जो है वो आगे इनहेरिटेंस करता है, ना कि डॉटर। दूसरा, कभी भी किसी के घर पे देहांत हो तो वो रिचुअल्स पुरुष का ही होता है मेनली फॉर करने का। डॉटर ये माना जाता है कि वो शादी करके किसी और की घर की हो गई और उसका कन्यादान हो चुका है और जो बेटा है वो ही घर में अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है। आइए अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions in the above passage which of the following can be assumptions in the above passage। इन पैसेज में पढ़ के आप क्या अज्यूम कर सकते हैं? इंडिया हैज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, इन इंडिया फीमेल्स आर persecuted, all the daughters are not given away in marriage, those family which beget no sons face social ऑपरोबियम। जिन परिवारों में कोई बेटा नहीं होता उन्हें समाज अपमान का सामना करना पड़ता है। समाज में सभी बेटियों की शादी नहीं की जाती है, परिवारों में महिलाओं को सताया जाता है और ये इंडिया हैज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब आप देखिए, कहीं पे भी अज्यूम करिए, ये 3 सेंटेंस आप देखिए और आप ये 3 चीजों को पढ़िए, एक पैसेज को पढ़िए। यहाँ कभी ये नहीं बोला गया है इस कथन में कि भारत में
महिलाओं को सताया जाता है, ये कहीं नहीं लिखा गया है। ये भी कहीं नहीं लिखा गया है कि ऑल दी डॉटर्स आर नॉट गिवन इन दी मैरिज, ये भी कहीं नहीं लिखा है। और ये भी नहीं बोला गया है कि दी फैमिलीज विच बेगेट नो सन फेस सोशल ओपोरोबियम, ठीक है, ये भी नहीं बताया गया है। तो हमारा क्या है, ये जरूर बताया गया कि इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटीज है, जहां आपको पहला मेंशन किया गया था पैट्रियार्कल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में। तो आपको ये क्लियर होता है इस अजम्पशन से कि वहां इंडिया में आज भी पुराने ख्यालातों की चीजें होती हैं। नेक्स्ट, which of the following can be inferred from the above passage? The traditions of Hindus are very discriminatory against women as compared to what is practiced in the other religion. कन्यादान is not a mandatory process for all the Hindus household. जो कन्यादान के है, कन्यादान सभी हिंदी परिवारों के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। हिंदू परिवारों के लिए there are many customs and tradition among Hindu which weakens the positions of women. बहुत सारे customs और traditions होते हैं हिंदूज में जो औरत का क्या बोलते हैं, स्थिति को कमजोर कर देते हैं। Women themselves are responsible for their inferior positions in the Indian society. अब आप पैराग्राफ ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था वहाँ किस किस पॉइंट के बारे में बात हुआ था। पैट्रियार्कल थॉट्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स के बारे में, रोल ऑफ द सन की है कि वो क्या क्या करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और डॉटर्स के कन्यादान के बारे में। लेकिन कहीं यहाँ लिखा गया था कि यहाँ तो कहीं नहीं लिखा गया था कन्यादान मैंडेटरी नहीं है, तो हमारा पहला तो ये गलत हुआ। चलिए फिर हम देखते हैं पहला, द ट्रेडिशंस ऑफ हिंदूज आर वेरी डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन एज कंपेयर टू व्हाट इज इन प्रैक्टिस इन अदर रिलीजन। यहाँ हमारे अदर रिलीजन के बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, बात तो सिर्फ हिंदू की हो रही है, तो अभी तक के लिए ये भी हमारा अजम्पशन गलत होता है, क्योंकि कहीं पे भी हमारे कथन में दूसरे रिलीजन्स के बारे में नहीं बात किया गया था, धर्मों के बारे में नहीं बात किया गया था। देयर आर मेनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अमॉन्ग द हिंदूज विच वीकेन द पोजीशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारा कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखा था, जिसके वजह से औरत का थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्थिति में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, वुमेन आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंफीरियर पोजीशंस इन द इंडियन सोसाइटी। कहीं पे ये नहीं लिखा गया था इस कथन में कि वुमेन आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल। यहाँ कहीं लिखा गया इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन एंड दैट ओनली अ सन कैन प्रोवाइड ओल्ड एज सिक्योरिटी। यहाँ कहीं नहीं मेंशन हुआ है लास्ट पॉइंट के भी बारे में, तो आप यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो है हमारा सी, बाकी सब हमारा गलत है। अब देखिए, आपने सारे क्वेश्चंस में ये देखा होगा कि जो भी फैक्ट्स थे हमने सिर्फ फैक्ट्स में स्टिक किया है, उसके बियॉन्ड नहीं गए हैं सोचने के लिए। देखिए यहाँ दूसरे धर्म के बारे में लिख दिया है तो वो गलत हो गया है, जो भी लिखा है बस उसी से पढ़िएगा, बाकी को मत अज्यूम करिएगा। आप जो लिखा है उसके बियॉन्ड अगर जाते हैं, उसके अलावा कुछ सोचते हैं, तो आपका आंसर जरूर ही गलत होगा। मैं पिछले 3 क्लास से यही रिपीट कर रही हूँ, आप हर लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं, चाहे सिलोगिज्म हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन है एंड आज चाहे स्टेटमेंट अजम्पशन है। जो भी स्टेटमेंट है, जो भी कथन दिया गया है, बस उसे उसी तरह ही लिखना है, उससे ना उसी तरह ही सोचना है। अगर लिख दिया है दिन को रात, रात को दिन, तो मतलब वही है, चाहे वो फैक्ट गलत ही क्यों ना हो। आपको बस अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करना है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। चलिए, ये था आज हमारा स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का क्लास। होप आपको समझ में आ रहा हो। ये सब सारे रिलेटेड जो टॉपिक्स है जिसमें मैंने आपको समझाया है। आज के जो 7 पॉइंट्स मैंने की पॉइंट्स आपको दिए हैं समझाने के लिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो, क्योंकि वो हेल्प आउट करेंगे अगर आपको याद हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।